जेम्स, इसकी बहन सेली और मार्क, उनके BFF, हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त, बोर हो गए थे। वो सारा दिन खेलते थे, लेकिन अब जब अंधेरा था और देखना मुश्किल था, तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वो गेंद नहीं देख सकते थे। वो अंदर जाकर खेल नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि ये मौसम बहार की एक खूबसूरत रात थी और वो बाहर रहना पसंद करते थे, खास तौर पर मौसम सरमा में अंदर खेलने के बाद। वो नहीं जानते थे कि क्या करना है और उनके लिए घर जाना थोड़ा जल्दी था। मुझे लगता है कि मैं घर जाऊंगा, मार्क ने उदास आवाज में कहा। जेम्स ने जवाब दिया, आओ, हमारे पास अभी भी एक और खेल के लिए वक्त है। कुछ फिर सेली ने कहा, मेरे पास एक ख्याल है। चिल्लू छुपाने और तलाश करने का खेल खेलते हैं। जेम्स ने कहा, मैं बस यही कहने जा रहा था। हाँ, मैं शर्त लगाऊंगी, उसकी बहन ने जवाब दिया। आप हमेशा कहते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ, आप इसके बारे में सोच रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ना करो, जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा। ऐसा भी करो, सेली ने चीख कर कहा। मार्क ने जमीन की तरफ देखा और अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। वो एक बार फिर इस पर खड़े हैं, इसने अपने आप से कहा। फिर इसने चीख कर कहा, ठीक है, चिल्लू छुपाने और तलाश करने का खेल खेलते हैं। मैं तलाश करने वाला बनूंगा। वो मुड़ गया, एक बड़े दरख्त का सामना किया, अपनी आंखें बंद कीं और जोर से गिनने लगा। 99, 98, 97, 100। सेली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया, एक दूसरे की तरफ देखा और छुपने की जगह तलाश करने के लिए मुख्तलिफ समतों में भाग गए। दौर से वो अब भी मार्क को 1, 2, 3, 4 गिनते हुए सुन सकते थे। तैयार हैं या नहीं? यहाँ मैं आता हूँ। फिर वो मुड़ गया और ऐसी जगहों की तलाश शुरू कर दी जहां वो छप सकते थे। सेली को तलाश करना आसान था। वो हमेशा भागती थी और फिर पीछे घूमती थी ताकि वो 20 के करीब हो। टैग करने से पहले जाने के लिए महफूज जगह। मार्क ने सबसे बड़े दरख्त की तलाश की और उसकी तरफ भागा, लेकिन वो वहां नहीं था। मैं शर्त लगाता हूं कि वो इस बड़ी झाड़ी के पीछे है, उसने अपने आप से कहा। लिहाजा वो भागकर उसके पास गया और इसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वो भी वहां नहीं थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ गया, उसने जेम्स को 20 की तरफ दौड़ते हुए देखा और उसके पीछे चल पड़ा। ठीक पहले उसने जेम्स के कंधे को छुआ। जेम्स ने 20 को टैग किया और महफूज कहा, तुमने सेली को अभी तक पकड़ लिया है? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा, मैं इसे तलाश नहीं कर पाया हूं और देर हो रही है और हमें घर जाने की जरूरत है। तो दोनों लड़कों ने चीख कर कहा, सेली, देर हो चुकी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, यहां से थोड़ा सा भी नहीं। कहीं अंधेरे में वो फिर चीख पड़े, सेली, देर हो चुकी है। फिर भी सेली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो परेशान होने लगे और उसे तलाश करने लगे। जैसे ही वो इस इलाके में घूम रहे थे, उन्होंने पुकारा, सेली, हम हार मान लेते हैं, आप महफूज हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ नजर आते हैं। उन्होंने कितना ही पुकारा, सेली ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गई हो। सेली सोच रही थी कि क्या हुआ था। इसे बस इतना याद था कि वो छुपने के लिए गिरे हुए दरख्त के बड़े तने के नीचे रेंग रही थी। अब जब इसने ऊपर देखा तो उसने देखा, इसके सर के ऊपर एक छोटे से सुराख से कई सितारे गुजरते हैं। वो एक सुराख में गिर गई थी जब वो दरख्त के तने के नीचे रेंग रही थी। मदद करो, उसने चीख कर उसकी आवाज सुनी। इसकी गूंज हर जगह गूंज रही होगी जो एक गार होना चाहिए था। मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। तुमने ये सुना है, जेम्स, मार्क ने पुरजोश अंदाज में कहा। सेली ने मदद के लिए पुकारा। जेम्स ने चीखती हुए कहा, सेली, चीखते रहो, इस तरह हम आपको तलाश कर सकते हैं। सेली ने अपने भाई की बात सुनी और चीखते रही। थोड़ी देर के बाद लड़के बड़े दरख्त के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या तुम इस दरख्त के नीचे फंस गई हो? जेम्स ने पूछा। बिल्कुल, सेली ने चीख कर कहा, जब मैं नीचे रेंग रही थी छुपाने के लिए,
میں ایک غار میں گر گئے۔ برا مہربانی میری مدد کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتی۔ مارک نے کہا، جیمز تم سیلی کے ساتھ رہو اور میں اپنے والد کو لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ مت ڈرو، جیمز نے کہا، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، تم نہیں ہو، سیلی نے روتے ہوئے کہا، تم اوپر ہو اور میں یہاں ہوں۔ جیسے ہی سیلی غار کے اندھیرے میں مڑ گئی، وہ کسی چیز سے ٹکرا گئی، چیخی اور رونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جیمز نے چیخ کر کہا، یہاں میرے ساتھ کچھ ہے، سیلی نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تبھی مارک اور اس کے والد جنگل میں دوڑتے ہوئے آئے۔ مارک کے والد نے گھٹنے ٹیک دیے اور سیلی سے پوچھا، سیلی ٹھیک ہو؟ وہ اس کے رونے اور رونے کی آواز سن سکتا تھا۔ سیلی، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اور یہاں میرے ساتھ کچھ ہے۔ سیلی، پیچھے کھڑی ہو جاؤ، میں ایک رسی نیچے کر رہا ہوں اور ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ مارک کے والد نے رسی کو درخت سے باندھ دیا، درخت کے تنے کے نیچے سوراخ پایا، تھوڑا سا جھک گیا اور نیچے آ گیا۔ وہ خود کو غار میں لے گیا۔ سیلی نے اسے رسی سے نیچے آتے ہوئے دیکھا اور رونا بند کر دیا۔ نہ صرف وہ وہاں موجود تھا بلکہ غار کی شعاؤں سے بھی روشن ہو گیا تھا۔ غار کے فرش اور دیواروں پر رقص کرتے ہوئے اس کی فلیش لائٹ۔ جیسے ہی وہ غار کے فرش پر پہنچا، اس نے سیلی پر روشنی روشن کی اور اسے ایک بڑا گلے لگایا۔ خوف زدہ نہ ہو، اس نے کہا، میں آپ کو کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکال دوں گا۔ پھر اس نے چاروں طرف روشنی جگمگا دی اور دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے غار میں گر گئی ہے، اور اس کے بہت قریب، غار کے وسط میں، پتوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی، پرانے کمبلوں کا۔ مارک، جیمز، یہاں کچھ ہے، میں اسے رسی سے باندھنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے باہر نکالو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا۔ لڑکوں نے چیز کو باہر نکالا، اسے باندھ دیا اور ڈھیلے کو ختم ہونے دو۔ رسی واپس غار میں گر جاتی ہے۔ غار گہری نہیں تھی اور مارکس والد نے سیلی کو اپنے سر پر چڑھایا تاکہ وہ رینگ کر باہر نکل سکے۔ اس کے بعد اس نے پکڑ لیا رسی اور تھوڑی سی چھلانگ کے ساتھ دروازے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے آپ کو باہر نکالے۔ ایک کپ گرم چائے پینے کے لیے اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ میں تمہارے والدین کو فون کروں گا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ سیلی کو کیا خزانہ ملا ہے، اس نے کہا۔ جب وہ مارک کے گھر پہنچے، انہوں نے اپنی چائے پی اور خزانے کو اتارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لکڑی کے ڈبے کو ظاہر کرنے کے لیے احتیاط سے پرانے کمبل اور کپڑے کی تہوں کو چھیل لیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اسے کھولا اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ واہ، سیلی نے کہا، میں جو دیکھ رہی ہوں اس پر یقین نہیں آ رہا۔ لڑکے اور مارک کے والد صرف دیکھتے رہے۔ ڈبے کے اندر ہر رنگ کے زیورات تھے جن کا آپ تصور کر سکتے تھے۔ وہاں ہیرے، روبی، نیلم اور ہر شکل اور سائز کے زمرد تھے۔ آپس میں ملا کر وہ سونے کے کئی سکے اور موتیوں کے ہار دیکھ سکتے تھے۔ ہم امیر ہیں، لڑکے چیخا۔ بالکل نہیں، مارک کے والد نے ٹوک کر کہا۔ کوئی اسے کھو سکتا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں سے کچھ بھی خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے جب تک کہ ہمیں تھوڑا اور پتہ نہ چل جائے۔ اس کے علاوہ، سیلی کو یہ مل گیا، میں اسے شیئر کروں گی، سیلی نے خوشی سے کہا۔ یہ اچھی سیلی ہے، مارکس والد نے جواب دیا، لیکن صحیح بات کرنے کے لیے حکام سے رابطہ کرنا ہے۔ اگلے دن، وہ چاروں اور سیلی کی ماں پولیس اسٹیشن گئی، وضاحت کی کہ کیا ہوا تھا، اور اپنی تفتیش کے دوران پولیس کو خزانہ رکھنے کے لیے دے دیا۔ وہ افسردہ ہیکر پولیس اسٹیشن سے چلے گئے، اور یہاں تک کہ مارک کے والد نے ان کے لیے آئس کریم کو بھی خریدا تھا۔ انہیں مسکرانے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ کئی ہفتے گزر گئے، پولیس کی طرف سے کوئی فون نہیں۔ پھر ایک شام، مارک کے والد نے جیمز، سیلی اور ان کے والدین کو فون کیا۔
पुलिस ने अभी फोन किया और मुझे लगता है कि आपको अभी आना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कुछ है। खजाने के बारे में बुरी खबर। पुलिस अपने रास्ते पर है और जब आप यहां पहुंचेंगे तो सब कुछ बता देंगे। सेली और जेम्स ने मार्क के घर जाने के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा। सेली ने सोचा कि चूंकि ये बुरी खबर थी लिहाजा ये खजाना किसी और का था, हालांकि उन्होंने शायद इसे खो दिया था। तलाश करने वालों के साथ क्या हुआ, वो बौखिलाकर बोली। तुमने क्या कहा सेली? इसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, सेली ने जवाब दिया। फिर इसने एक लंबी उदास आह निकाली जो गाड़ी में गूंज रही थी। जब वो मार्क के घर पहुंचे, पुलिस खजाने के डब्बे के साथ वहां मौजूद थी। जैसे ही सेली दाखिल हुई, कप्तान ने अपना तारुफ कराया और कहा, सेली, ये तेरा है। आपके वालिदैन को दस्तखत करने की जरूरत है। कुछ कागजात, लेकिन बॉक्स और उसका खजाना आपका है। सेली, मार्क और जेम्स खुशी से चीखने लगे और कमरे में रक्स करने लगे। फिर सेली ने कहा, बुरी खबर क्या है? कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, और आपकी नई दरियाफ्त शदा दौलत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेली को समझ नहीं आ रही थी कि कप्तान किस बारे में बात कर रहा है, और इस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्क ने पूछा, क्या आप इश्तराक करने जा रहे हैं? बिल्कुल, सेली ने कहा। अगर तुम और जेम्स मेरी मदद न करते तो शायद मैं अब भी वहां होता। कई दिन बाद सेली ने सबको अपने घर बुलाया। मैंने फैसला किया है कि क्या करना है। फरोख्त होने के बाद खजाने से पैसा, इसने कहा। मैं अपनी माँ और वालिद को 1/6, मार्क की माँ और वालिद को 1/6 दे रहा हूँ। मार्क को 1/6, जेम्स को 1/6 और मेरे लिए 1/6, एक इजाफी 1/6 है। मार्क ने फखर से कहा। वो रियाजी से मोहब्बत करता था और सेली के हिसाब में सबसे ऊपर था। नहीं, ऐसा नहीं है, सेली ने कहा। ये भी है, जेम्स ने कहा। नहीं है, सेली ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। जैसा कि मार्क कहने जा रहा था, सेली ने कहा, यही वजह है कि इजाफी 1/6 नहीं है। मैं इसे मकामी खैराती इदारे को दे रहा हूं ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा सके। इसकी माँ और बाप ने कहा। ये एक देखभाल करने वाला और जिम्मेदाराना काम था। वो इस पर बहुत फख्र करते थे और जानते थे कि वो समझ गई थी कि कप्तान का मतलब क्या है जब उसने चंद दिन पहले खजाना इसके हवाले किया था।